guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all us are doing well. तो यार आज के वीडियो के अंदर हम जो हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकंड बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे विच इज़ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ये 4 सेपरेट टॉपिक्स हैं, इनको हमने 1 बाय 1 इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट बुक जो थी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक 1 शॉट लेक्चर होगा, रेशनलाइज सिलेबस यानी कि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हम मैप भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। काफ़ी छोटू सा चैप्टर है, फटाफट से इसे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का ही जो पहला टाइटल है दैट इज़ पॉपुलेशन यानी पीपल। तो कोई भी जो कंट्री होती है उसके पीपल जो होते हैं वो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तरीके से उसकी रियल वेल्थ वही है ना। इवेंचुअली हम ही लोग मिलके काम कर रहे होते हैं एंड हमारे थ्रू ही एक कंट्री डेवलप हो रही होती है। ठीक है, सो ये जितने भी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये कभी भी किसी भी कंट्री की एसेट नहीं होती है। ठीक है, उसके असली एसेट उसकी पॉपुलेशन यानी पीपल होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, लेकिन इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस हम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को साथ में मिला देते हैं, उन तीनों की पॉपुलेशन जो टोटल आती है उतनी इंडिया की है। ठीक है, अब भाई ओवर पॉपुलेशन होने के एसेट तो है, लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वो लाइबिलिटी भी बन जाती है। कैसे? बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इवेंचुअली हमें जो एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारी एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पाती वो हमारी नीड्स को, हमें दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड काफ़ी सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, जितनी ज़्यादा लोग होगी उतनी ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरियाँ चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, उतने हॉस्पिटल्स चाहिए, उतने ज़्यादा रोड्स चाहिए उनको एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कोई भी कंट्री अगर ओवर पॉपुलेट हो जाती है तो। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं तो पॉपुलेशन डेटा जो होता है इंडिया के अंदर उसका बेसिकली सोर्सेज है, हर 10 साल बाद एक सेंसस होता है। ठीक है, पहला 1872 में हुआ था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पहला सक्सेसफुल इंडियन सेंसस जो हुआ था पॉपुलेशन का दैट हेल्ड इन 1881। ठीक है, तो दोनों डेट्स को अच्छे से याद रखना, MCQ में आता है, काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ओके, पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है स्प्रेड ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, है ना, कि ये एक बहुत सारी बड़ी कंट्री है। हमारे यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज है, सॉरी 7 नहीं, अभी तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 28 स्टेट्स हैं। तो अलग अलग जगह पे बेस्ड ऑन कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, डिफरेंट तरीके से लोग वहाँ पे स्प्रेड हुए। कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर काफ़ी अनइवन पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है विच इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब 10 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं आउट ऑफ टोटल जो 76% पॉपुलेशन इन्हीं में रहती है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार एटसेट्रा नाम आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाकी की जो बच्ची कुछ 24% है वो रेस्ट ऑफ द एरिया के अंदर रह रही होती है। ठीक है, इसके अलावा कंपेयर टू दिस अगर हम करते हैं तो जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया या इनका जो भी टेरेन है यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है। ठीक है, तो बहुत मेजर हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है एरिया टू एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2 कैटेगरीज में मेजरली इनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। पहली है फिजिकल फैक्टर, इसमें आता है हमारा क्लाइमेट, टेरेन, वाटर। ठीक है, अब ये आंसर्स आपको खुद से एक्सटेंड करने होंगे, कैसे लिखेंगे? पहले हम क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया या जो हिमालयन माउंटेन्स वाला एरिया है वहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, स्नो कवर्ड एरियाज़ रहते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को कम मिलती है, फॉर एग्जांपल लद्दाख। ठीक है, लेकिन अगर हम नदर्न प्लेन को देखते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है या फिर जो थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट रहता है वो काफ़ी डिसेंट रहता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि क्लाइमेट का डिफरेंस है। उसके बाद टेरेन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वही एग्जांपल है, हिमालयन जो रीजन है उसका टेरेन स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है। ठीक है,
कंपेयर टू दिस नदर्न प्लेन को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होती है, फ्लैट एरिया है, आज सच कोई ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर एक बहुत मेजर है, वाटर हमें चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारे डेली बेसिक नीड्स के लिए, तो जहाँ पे वाटर के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू अदर एरियाज, ठीक है। लेकिन रीसेंट टाइम में ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, अभी तो हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल जब हमने इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को डेवलप कर दिया, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हम इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे एक चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है एंड लोग दूसरे एरिया से वहाँ आके रहने लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ पे झारखंड के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया और वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज़ लगने लगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, बिकॉज ऑब्वियसली लोग वहाँ पे जाने लगे क्योंकि उनको वहाँ से जॉब्स मिल रही थी, ठीक है। थर्ड, सिमिलरली पेनिनसुलर स्टेट के अंदर जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप होता गया, तो ये ऐसे एग्जांपल है कि जहाँ पे पहले बहुत कम पॉपुलेशन रहती थी, अब वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया बिकॉज हमने थोड़ा सा वहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया है, जो भी बैरियर था उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी आती है दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। पहले सोशियो इकोनॉमिक से बात करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सिंपल सा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अर्बनाइजेशन, लोगों को स्कूल्स अच्छे चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसीलिए अर्बन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपेयर टू नदर्न प्लेन्स, सॉरी हिमालयन रीजन, नदर प्लेन के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एक जीवन यातना का आपके पास साधन है, लाइवलीहुड के लिए आपके पास एग्रीकल्चर है जिससे आप कमा खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स की। अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरिया है, फॉर एग्जांपल जो हमारे प्लेन एरियाज़ है या हमारे जो कोस्टल रीजन्स है, वो ह्यूमन हिस्ट्री वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नदर्न प्लेन स्टार्ट से रही है बिकॉज ऑब्वियसली एग्रीकल्चर खेती बाड़ी बहुत पहले से हो रही थी, इसीलिए जो हमारी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो वहाँ पे सेटल डाउन अप हुई थी। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं कि वो हिस्टोरिकली ही लोग वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन में रह रहे थे, उन्होंने अपना जीवन वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, यहाँ पे पॉपुलेशन है बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है एंड टाइम टू टाइम अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द राइट आंसर, ठीक है। सिमिलरली 2019 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप किसी भी रेफरेंस बुक को प्रेफर करो बिकॉज उसमें ही बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जैसे मैंने इसका बता दिया, तो आप एक बार नेट खोलो, आप अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत खुद से बना के लिख सकते हो, आप इजीली आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर से एक बार एक्स्ट्रा एफर्ट आपको ये करना पड़ेगा कि जिन टॉपिक्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में आप रिसर्च कर लो, ठीक है। 2023 के अंदर 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक फिजिकल फैक्टर। इसमें भी सेम वही आपको बताने हैं, ठीक है। 2023 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको एनालाइज करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर जोग्राफिकल फैक्टर्स का। तो यहाँ पे आपको फिजिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, सेकंड में आपको इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चैप्टर का सेकेंड मेन टॉपिक आता है यार हमारा डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका मतलब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देते तो वो डेंसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो डेंसिटी है दैट इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो 1951 के अंदर 117 हुआ करती थी, ठीक है। अब अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है विच इज़ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली की सबसे ज़्यादा है विच इज़ 11,297। ध्यान रखना हम बहुत पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, 2011 का, हमारी एनसीईआरटीज़ अपडेट नहीं हुई है, डेटा में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। नॉलेज पर्पज़ के लिए आप चेक कर सकते हो अगर आप इंडोइन टॉपिक में, और आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। हाँ, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली का याद रखना, इससे मैप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिहार हो गया जिसकी 1102 है, वेस्ट बंगाल की 1029 है, उत्तर प्रदेश की 828 है, ठीक है, काफ़ी हाई है। सिमिलरली पेनिनसुलर स्टेट के अंदर भी बहुत हाई डेंसिटीज देखने को मिलती है कंपेयर टू केरला, तमिलनाडु, असम, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा के अंदर मॉडरेट डेंसिटी है, यानी मीडियम है, ठीक है। लेकिन हिमालयन रीजन या फिर काफ़ी सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें असम को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाकी के जो हमारे 7 सिस्टर्स में से 6 स्टेट्स बन जाते हैं, उनकी काफ़ी लो डेंसिटी है, ठीक है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज में से अगर अंडमान निकोबार को हटा देते हैं तो काफ़ी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस में दिया हुआ है, हम काफ़ी बार स्किप कर जाते हैं लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमने बेसिक डेंसिटी पढ़ी जिसका फॉर्मूला था टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है, समझ जाना है इसको, ठीक है। ये हम लैंड ह्यूमन रेशियो निकाल रहे हैं कि इतने एरिया के अंदर इतने लोग रह पा रहे हैं, वो उसकी डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इतना क्लियर हम इससे डेंसिटी नहीं निकाल पाते, तो उसके 2 और फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। एक है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एक है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में क्या होता है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन से मतलब हमारा है कि जितने भी कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो जो भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, भले वो कल्टिवेशन करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरी का काम करते हैं, किसी के खेत में जाके काम करते हैं, अलॉन्ग जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, वो सारे एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। तो पहला फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन एक जगह की 1000 है, लेकिन वहाँ पे एरिया जो है कल्टिवेटेड मतलब जिसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जा रही है, हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे, ना कि टोटल एरिया को, ठीक है, जिस पे खेती बाड़ी हो रही है। एग्रीकल्चरल डेंसिटी के अंदर आती है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, ठीक है। सिर्फ हम एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे, जिसको हम अगेन नेट कल्टिवेबल एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लैंड ह्यूमन का रेशियो और भी अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन आया था 2021 के सैम्पल पेपर में 1 नंबर में, डैश एंड डैश डेंसिटी शुड बी फाउंड इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू ह्यूमन लैंड रेशियो। तो इसमें आएगा फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है, दोनों के अंदर। आगे चलते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया था हाउ इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी डिफरेंट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हमारा जो बेस होता है दैट इज टोटल पॉपुलेशन, लेकिन एग्रीकल्चरल डेंसिटी के अंदर इट इज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में कौन कौन लोग आते हैं, कल्टिवेटर्स, जितने भी लेबर्स हैं और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स उस चीज़ में इंक्लूडेड है, ठीक है। 2 टॉपिक्स हम इस चैप्टर के खत्म कर चुके हैं। थर्ड आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ से हमारा मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। 2011 के अंदर एक जगह थी ये, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन हुआ करती थी 1000, ठीक है, और 2012 के अंदर बढ़ के वो हो गई 5000, ठीक है। तो पहले 1000 हुआ करती थी, अब 5000 हो गई। हमने एक टाइम फ्रेम लिया, एक पर्टिकुलर एरिया लिया, तो कितने की ग्रोथ हुई, 4000 की ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम कितने लोग रहते थे और अब कितने बढ़ गए हैं और उनका जो डिफरेंस आता है। अब ग्रोथ ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, लोग घट भी सकते हैं, वहाँ से माइग्रेट भी कर सकते हैं। पहले 4000 रहते थे, अब 3000 रह गए, यानी 1000 लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों आता है ये चेंज। सबसे पहला है CBR, क्रूड बर्थ रेट, नेक्स्ट वन इज CDR, क्रूड डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन, ठीक है। या तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए भाई उधर पे, ठीक है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, या काफ़ी लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, या फिर लोग वहाँ से माइग्रेट करके चले गए, या लोग किसी दूसरे प्लेस से माइग्रेट करके वहाँ पे आ गए, ठीक है। अब कंपोनेंट्स यही 3 होते हैं बेसिकली। अब इसके अंदर 2 दिए गए हैं। नेचुरल अगर हम ग्रोथ करते हैं तो इट इज़ एनालाइज बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। इसके अंदर माइग्रेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, हम डायरेक्टली CBR और CDR को कंसीडर करते हैं एंड फिर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड आती है इंड्यूस। तो इसके अंदर हमारा माइग्रेशन आता है कि कितने लोग बाहर गए, कितने लोग अंदर आए, और उसके बाद जो डिफरेंस होके बचता है दैट इज इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रोथ को हम परसेंटेज के अंदर प्रेफर करते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इंडिया की जो डीकेडल यानी 10 साल की, ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के अंदर हो गई डीकेडल, या फिर एनुअल मतलब 1 साल की, 2011 से 12 की, ठीक है। तो जो डीकेडल और एनुअल ग्रोथ रेट है दोनों ही वो काफ़ी स्टेडली और बहुत ही हाई होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, ओवर टाइम। तो इंडिया की एनुअल ग्रोथ अगर हम देखते हैं 2011 के अकॉर्डिंग दैट वाज 1.64%, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दी गई है दैट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम से मतलब हमारा ये है कि टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो मतलब वो डबल हो गई, पहले वो 2 थी तो वो 4 हो गई, तो जो उसने टाइम लिया
एट अ सर्टेन एनुअल ग्रोथ रेट, एक एवरेज रेट चल रहा था, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेना। 2018 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि डिकेडल और एनुअल ग्रोथ इंडियन पॉपुलेशन के बहुत हाई और स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हम आगे फेजेस पढ़ेंगे, वही फेजेस को हमने इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फेजेस से, उससे पहले ये डायग्राम दिया हुआ है। तो फेजेस हमारे 4 फेजेस है। पहला 1901 से लेके है आई गेस 1921 तक, फिर दूसरा 1921 से लेके 1951 तक, उसके बाद 1951 से लेके 1981 तक, तीसरा है 1981 से लेके 2011 या करंट तक जो अभी चल रहा है, वैसे हम करंटली लिखते हैं, दैट इज 4th फेज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला फेज है 1901 से लेके 1921 तक, 20 साल की बात चल रही है, ठीक है। सो दिस फेज वॉज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ, यानी ना तो पॉपुलेशन बढ़ी थी ना घटी थी, इट वॉज स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेशनरी थी। रीज़न क्या था? ग्रोथ रेट बहुत कम था, एक 1911 से 21 के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट तक भी आ गई थी, ठीक है। अब रीजंस थे यहाँ पे, दोनों ही, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, बच्चे पैदा भी हो रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ भी रही थी, लेकिन साथ के साथ बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो पहला है पुअर हेल्थ, ठीक है, बिकॉज अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिकल सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं थी, इलिटरेसी थी, इनसफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिससे इवेंचुअली डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, एंड इलिटरेसी थी, इसीलिए बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। सेकेंड फेज की बात करते हैं, सो दैट वाज बिटवीन 1921 टू 1921 टू 1951, ये 30 साल का पीरियड है, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। पिछले वाले में नेगेटिव तक चली गई थी, या तो स्टेबल थी या नेगेटिव जा रही थी, कम हो रही थी। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि CBR तो अभी भी हाई है, बर्थ रेट अभी भी हाई है, क्योंकि इलिटरेसी अभी भी है, ठीक, लोग जागरूक नहीं है, पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा CDR रेट था, मोर्टालिटी रेट जो है, मोर्टालिटी को ही डेथ रेट बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा CDR था वो बहुत ज़्यादा डाउन आ गया था, बिकॉज काफ़ी सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट हो गई थी, सैनिटाइजेशन हो गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना यार 1947 के बाद, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गए थे, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार आया था। तो जो लोग पहले भुखमरी की वजह से मर रहे थे, अब वो मरने कम हो गए थे, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट अभी भी आई है, तो मरने एक तो कम हो गए और पैदा साथ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। थर्ड फेज पे आते हैं, तो दैट वाज बिटवीन 1951 टू 1981, अगैन 30 ईयर्स का टाइम गैप है, ठीक है। अब इस पीरियड के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत स्पीड से पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। रीज़न क्या था? बर्थ रेट अभी भी हाई है, ठीक है, लेकिन मोर्टालिटी रेट, CDR रेट और भी ज़्यादा कम आ जाता है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 2.2% तक बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्वियसली वही बात है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई थी, सैनिटाइजेशन इंप्रूव हो गया था, मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, जिससे इवेंचुअली लोग कम मर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न जो इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई थी, दैट वाज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। 1975 के अंदर बांग्लादेश वाला वॉर होता है, तो बांग्लादेशी आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। 1962 के आसपास तिब्बतन्स जो होते हैं, बिकॉज चाइना का उनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो वो रिफ्यूजी ले लेते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। नेपालीज आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज बहुत से लोग बाहर से रिफ्यूजी शरण लेके इंडिया के अंदर आ गए थे, ठीक है। फोर्थ फेज आता है हमारा, दैट इज आफ्टर 1981 से लेके जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ अभी तक हम मान सकते हैं। ग्रोथ रेट जो है कंट्री पॉपुलेशन का वो अभी भी हाई है, ठीक है। वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया है ग्रोथ रेट अगैन, बिकॉज डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम आ गए हैं अगर आज के टाइम पे भी हम कंपेयर करके देखते हैं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हमारे हाई चल रहे हैं, तो पॉपुलेशन इसीलिए हमारी बढ़ती जा रही है और हम नंबर 1 पे आ गए हैं पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो इन टर्न इसका इफेक्ट वही है कि और काफ़ी सारे, अगर हम इसी पीरियड के अंदर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो जो मीन एज थी मैरिज की उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी क्या है मीन एज मैरिज की, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई है, लोगों के पास मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे इवेंचुअली वो काफ़ी लंबी एज तक जी रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कोविड ऐसा नहीं हो रहा है, बट इससे पहले का अगर हम टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, सो या पीपल वर लिविंग अ मच लॉन्गर लाइफ कंपेयर टू जो पहले वाले सिचुएशन थी या पहले वाले फेजेस थे, है ना। अब एजुकेशन ऑफ फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। तो फीमेल
लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, ओवरऑल रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने का नाम ही ले रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2019 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर टू एज अ स्टेगनेंट फेज। आपको बताना है कि CBR भी आई था और CDR भी आई था, क्यों था वो हम रीजंस आगे पढ़ के आए हैं। ठीक है, सिमिलरली 1951 से 1981 का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों बोला जाता था, बिकॉज सिमिलर रीजन था कि डेथ रेट बहुत हाई कम हो गया था, क्योंकि फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई थी, सैनिटाइजेशन अच्छा हो गया था, हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट हो गया था, लेकिन मेजर रीजन वाज इंटरनेशनल रिफ्यूजीज। ठीक है, 2020 के अंदर एक सैम्पल पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो पीरियड है दैट विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 1951 to 81। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन है यहीं से ही कि आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सी सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहली स्टेटमेंट है कि 1951 से लेकर 1981 तक के पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर करते हैं, सही है। सेकंड दिया गया है कि बिकॉज इस पीरियड के टाइम पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था एंड फर्टैलिटी रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ लेकिन फर्टैलिटी रेट हमारा हाई एंड हाई फर्टैलिटी रेट इन द कंट्री। ठीक है, कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गया था लेकिन फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा था, तो डी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड ऑप्शन करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ओके, अभी आगे चलने से पहले देयर इज़ वन मोर स्लाइड जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली स्लाइड। तो सबसे पहले हम डिकेडल ग्रोथ को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो 4 फेजेस थे 1901 से 1921 का। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो स्टेगनेंट थी, इवन नेगेटिव भी चली गई थी, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्थ हो रहे थे उतनी ही ज़्यादा डेथ हो रही थी, तो कंपनसेट हो रहा था, है ना, जितने लोग पैदा हुए बदले में उतने मर गए, सॉर्टेड। ठीक है, उससे ज़्यादा ही मर गए होगा, ओके, इसीलिए नेगेटिव गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद 1921 से लेके 1951 तक का फेज। तो यहाँ पे आते आते हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ती है, बिकॉज डेथ रेट कम आ जाता है, क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ में काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1951 से लेकर 1981 तक रहता है। 1981 तक बहुत हाई रहता है, बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशंस आती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग रहा है, मतलब कंपेयर टू जो पहला था। अभी चार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आबादी थमने का नाम नहीं ले रही है। एंड देयर आर पीपल हु नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि 10-10, 11-11 बच्चे करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज उतनी ही आपको जॉब्स चाहिए होंगी एंड उतना ही लैंड के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, रिसोर्सेज के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब एक फॉर्मूला हमें एक और यहाँ पे याद रखना है, दैट इज डिकेडल ग्रोथ रेट। अगर हमें 10 साल की ग्रोथ रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज P2 - P1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो P1 है पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, यानी कि अगर हम 2001 से 2011 तक की कर रहे हैं तो 2001 हमारा बेस ईयर माना जाएगा और 2011 हमारा प्रेजेंट ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो P2 को P1 में से माइनस करेंगे, उसके बाद दोबारा से P1 से इसको डिवाइड करेंगे एंड फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा डिकेडल 10 साल की ग्रोथ रेट हमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का ही एक सब टॉपिक है। तो इसमें यही बताया गया है कि 1991 से 2001 तक के अगर हम पीरियड को देखते हैं तो कुछ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या फिर नॉर्थ सेंट्रल पार्ट थे, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एटसेट्रा, ये सारे स्टेट्स, इनका जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी हाई था, अभी 20 to 25%। लेकिन कंपेयर टू दिस सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल ला लिया था, मतलब ग्रोथ रेट कम हो गया था, पॉपुलेशन तो कहाँ ही कंट्रोल हुई है। जैसे केरला हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही थी एंड केरला हैज़ रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट विच इज़ 9.4, दैट इज़ ग्रोथ रेट 2001 से अगर हम 11 तक कंपेयर करते हैं तो कंपेयर टू जो पिछला डेकेड था 1991 से 2001 तक का, वो काफ़ी लो रहा है। लोएस्ट आंध्र प्रदेश में रही है, दैट इज़ 3.6%, हाईएस्ट महाराष्ट्र में रही है, दैट इज़ 6.7%। ठीक है, तो कहाँ हमारा 25% तक चल रहा था महाराष्ट्र, वो 6.7% पे आ गया। ठीक है, तो बाकी के जो स्टेट्स है हरियाणा वगैरह उनका भी कम हो गया। ठीक है, तमिलनाडु का 3.9% है, लेकिन पुडुचेरी का 7.1% है। ये कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो डेटा जो दिए हुए हैं जिस पर्टिकुलर स्टेट के एक बार देख लेना, क्योंकि MCQ में आ सकता है और स्पेशली CUET में भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है अडल्सन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, ऑलमोस्ट 20.9% जो
पॉपुलेशन है दैट इज़ बिटवीन 10 to 19 ईयर्स, जिसको हम टीनेज ग्रुप बोलते हैं, अडल्सेंस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें से 52.7% हमारी मेल अडल्सेंस है एंड 47.5% हमारी फीमेल जनता है, ठीक है। अब इसके चैलेंजेस देखते हैं कि अडल्सेंस जो भी हमारा ये जो टीनेज सेक्शन है, बिकॉज यही हमारी यूथ है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने ही कंट्री की कमान को संभालना एक तरीके से। अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टीनेज ग्रुप फेस कर रहा होता है। सबसे पहले लोअर एज एट मैरिज, अभी तो बढ़ा दी गई है लेकिन स्टिल अभी भी बहुत कम एज के अंदर लोगों की शादियां कर दी जाती है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की। सेकंड इलिटरेसी है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड में स्पेशली स्कूल ड्रॉप आउट्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे इवेंचुअली इनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता एंड ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी ऑफ अडल्ट्स एंड मदर्स, ठीक है। हमने बहुत डेवलप कर लिया है, बुक्स बहुत पुरानी अपडेटेड आ गया, वही हो गया, बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे मैटरनिटी सर्विसेज इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो ड्यूरिंग बर्थ टाइम काफ़ी बार मदर की डेथ हो जाती है, तो ये स्टिल रेलिवेंट है। एंड विदाउट मदर जो बच्चा है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता एंड सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाता, बहुत चांसेस होते हैं, बहुत वल्नरेबल होता है बैड कंपनी में उसका जाने का, ठीक है। इसके अलावा HIV और एड्स के इन्फेक्शन स्पेशली टीनेज ग्रुप में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज़ जुवेनाइल, बेसिकली चाइल्ड क्राइम्स भी हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आफ्टर द सोशल मीडिया वाला स्टफ हैपनिंग। ओके, हाँ, हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर, जो दिल्ली के अंदर साक्षी नाम की, आई गेस साक्षी लड़की थी जिसका वो चाकू से वो किया गया था, दोनों ही टीनेज वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो बहुत सारे हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अकॉर्डिंग। सो इसको बेसिकली इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो अडल्सेंट पॉपुलेशन का, यानी टीनेज ग्रुप का। इसका बेसिक विजन यही है, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है, एंड उनको अनेबल करे कि वो अपना राइटफुल प्लेस कम्युनिटी के अंदर फाइंड आउट कर सके, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको एनकरेज करने के लिए था, ठीक है। और नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर यूथ को 15 to 29 ईयर्स वाले ग्रुप के लिए डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 2015 में गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी, एक तरीके से नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लागू किया था। इट इज़ एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़। आई गेस इन्हीं जो ये स्किल सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स इसके थ्रू एस्टैब्लिश किए गए थे जो बच्चों को स्किल सिखाते थे जो भी रेलिवेंट होती है, ठीक है। तो 1 मार्क में 2016 में क्वेश्चन आया था कि मेन थ्रस्ट या मेन विजन क्या था नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया 2003, बट इट्स फॉर 2014। अच्छा, मैं चेक करके ये वाला जो कमेंट सेक्शन में पिन करूँगी इसके बारे में, ठीक है, आई चेक इट वंस। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया और ग्रोथ पढ़ लिया। अब हमारा जो 4th सब पॉइंट आता है इस चैप्टर का, दैट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है रूरल अर्बन कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। थर्ड वन इज़ रिलीजियस यानी रिलीजन के बेसिस पे। एंड फोर्थ वन इज़ वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन, ठीक है। 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। पहला आता है रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो इससे हमारा मतलब है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि उसी के बेसिस पे हम जज करते हैं ना किसी भी एरिया का, कोई वो रूरल है या फिर वो अर्बन है, ठीक है। रूरल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होती है, वहीं अर्बन के अंदर फैसिलिटीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है एंड नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ 68.8% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ रूरल पॉपुलेशन। अगैन डेटा बहुत पुराना है, अभी रूरल पॉपुलेशन कम हो गई है। काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ छोटी टाउन्स के अंदर भी डेवलप हो गए जो इवेंचुअली अर्बन पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। बिहार और सिक्किम के अंदर बहुत हमें हाई परसेंटेज देखने को मिलती है रूरल पॉपुलेशन की, वहीं गोवा और महाराष्ट्र की मतलब बहुत कम पॉपुलेशन हमें विलेजेस में देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम इनका एरिया अर्बनाइज हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यूटीज़ के अंदर भी हमें काफ़ी कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एक्सेप्ट 1 केस दादर एंड नागर हवेली, जिसके अंदर 53.38% पॉपुलेशन यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज़ के अंदर रिजाइड करती है, ठीक है। अब वेरिएशन इन विलेज साइज़ की अगर हम बात करते हैं
विलेज का साइज़ भी वेरी करता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है या फिर वेस्टर्न राजस्थान या रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया गुजरात वाला, यहाँ पे लेस देन 200 पीपल रहते हैं। वही रीज़न है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ के आए थे, क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, और क्लाइमेट भी है। रन ऑफ कच्छ के अंदर अगैन वही क्लाइमेट वाला फैक्टर आ जाता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ है केरला और महाराष्ट्र जहाँ पे विलेजेस की पॉपुलेशन 17,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ तो 200 लोग भी नहीं रह रहे, कहाँ 17,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट रूरल पॉपुलेशन। आगे चलते हैं अर्बन पॉपुलेशन। तो 31.16% इज़ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रोथ रेट अर्बन पॉपुलेशन का रिसेंट टाइम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज बहुत मेजर स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो लोग इसलिए भी अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट करके गए हैं, ठीक है। अब हाई रूरल अर्बन माइग्रेशन है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अराउंड, जैसे कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, मैसूर हो गया, दिल्ली हो गया, जालंधर, कानपुर एट्सेट्रा, ठीक है। अब ओके, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी अर्बनाइजेशन का जो स्केल है वो काफ़ी लो रहा है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना हो गया, या फिर वेस्टर्न राजस्थान के नॉन इरिगेटेड एरियाज़ हो गए, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ हो गए, या फिर पेनिनसुलर इंडिया के फ्लड प्रॉन एरियाज़ हो गए। तो ये अभी भी अर्बनाइज्ड इतने ज़्यादा नहीं हुए, यहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी लो है, ठीक है। 2017 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि क्लासीफाई द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस इन 2 ग्रुप्स। तो आपने यहाँ पे रूरल और अर्बन कंपोजिशन का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, नाम से समझ में आ रहा है लैंग्वेज के बेसिस पे है, ठीक है। एंड इंडिया इज डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एटसेट्रा, ठीक है। तो गैरिसन के अकॉर्डिंग एक लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था 1903 से 28 तक, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 179 के आसपास लैंग्वेजेस है एंड ऑलमोस्ट 544 डेलिकेट्स है, यानी बोलियाँ है, ठीक है। एंड देर आर अबाउट 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस एंड काफ़ी सारी नॉन स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। ओके, अमंग द स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे हिंदी स्पीकिंग की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मेजर जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है दे बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज़, और उनकी काफ़ी सारी सब फैमिलीज़ हैं एंड ब्रांचेस एक तरीके से। तो मेजर 4 है, नाम याद रखना। ऑस्ट्रिक है जो 1.38% लोगों के थ्रू बोली जाती है, उसके बाद उनकी सब फैमिलीज़ ये है, फिर उनकी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है द्रविडियन जो 20% बोली जाती है, एंड उसके बाद साइनो टिबेटन है जो 0.85% बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है दैट इज़ इंडो यूरोपियन आर्यन 73%, ठीक है। इसकी सब फैमिली है इंडो आर्यन। कहाँ कहाँ बोली जाती है? जम्मू के यहाँ, कश्मीर के यहाँ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आया था 2020 के अंदर सैम्पल पेपर में कि कौन सा लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन इज द राइट आंसर। 2019 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आपने अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, तो वही सब लिखना है कि 179 लैंग्वेजेस है, इतने सारे डेलिकेट्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स आप लिख सकते हो अपने आंसर को इन्हांस करने के लिए अगर आपको खुद से बनाना नहीं आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा काफ़ी वही रूरल अर्बन कंपोजिशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, तो आप बता सकते हो, ये इसके ऑप्शन में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ रिलीजियस कंपोजिशन, ठीक है भैया। तो रिलीजन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स है जो हमारी कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट अलॉन्ग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ये बोला गया है कि इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू होती है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा मुस्लिम जो कि लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल, केरला के अंदर ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी इनकी कश्मीर वैली या लक्षद्वीप के अंदर है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्रिश्चियन, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरियाज। इसका मेन कंसंट्रेशन हमें गोवा, केरला एटसेट्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज 6, दे आर मोस्टली कंसर्न्ड इन स्मॉल एरियाज, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यार जैन एंड बुद्धिस्ट, ये स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स है, ठीक है। जैन का अगर हम मेजर कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो हमें अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। वहीं बुद्धिस्ट का अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका महाराष्ट्र में है, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
त्रिपुरा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हमें बुद्धिस्ट काफ़ी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक चार्ट था, आई डोंट नो मैंने कहाँ अटैच किया, हाँ ये रहा। हिंदूज़ की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 966.3 मिलियन बताई गई है, विच इज़ 79.8%। डेटा बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार साइट पे जाके एक्चुअली में डेटा को देखें। केरला के डेटा को देखो, आप लोग जा कर के उत्तराखंड के डेटा को देखो, एंड यू वुड बी शॉक्ड कि किस तरीके से मैसिव स्केल के ऊपर हिंदूज़ की पॉपुलेशन कम की जा रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ो साथ के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी फोर्थ सब कैटेगरी है, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो वर्किंग पॉपुलेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस। सबसे पहला होता है मेन वर्कर। कोई भी वर्कर अगर 183 डेज या 6 महीने के आसपास काम कर रहा होता है, वो मेन वर्कर की कैटेगरी में आता है। सेकेंड वन इज़ मार्जिनल वर्कर, जो लेस देन 183 डेज ईयर में काम कर रहा होता है, वो मार्जिनल वर्कर में आता है। एंड थर्ड वन इज़ नॉन वर्कर, जो नहीं कर रहा है एक तरीके से, या फिर किसी तरीके से वो अंडर एम्प्लॉयड टर्म का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक खेत है, ठीक है, एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर है, उसके अंदर 3 मेंबर मिलके भी खेती कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें से किसी के पास भी जॉब नहीं है तो पाँचों के पाँचों इसी पर लगे हुए हैं। ठीक है, पॉसिबल वो 3 लोगों के थ्रू भी थी, वो कर सकते थे गुजर बसर, लेकिन अब उनके पास वो नहीं है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी वो कुछ और काम कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड लैक ऑफ क्या यार, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तो कहाँ से तुमको नौकरियाँ मिलने वाली। ठीक है, तो 39.8% हमारा मेन या फिर मार्जिनल वर्कर के अंदर आता है, 60% पॉपुलेशन हमारी नॉन वर्कर है। ठीक है, अब बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि एक लार्जर सेक्शन है 60%, यानी मोर देन हाफ, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वो किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड पीपल है, या तो उनके पास नौकरी ही नहीं है, एंड काफ़ी लोग हैं जो कैपेबल हैं लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर अंडर एम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन गोवा के अंदर 39.6% है, दमन एंड दीव के अंदर 80% है। ठीक है, तो अगेन वही जो डेटाज दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको एक बार पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, स्टेट विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, आगे चलते हैं, तो 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कौन सी 3 कैटेगरीज में आती है, तो दैट इज मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड देन नॉन वर्कर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे 2011 का जो सेंसस हुआ था उसने वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी है, जो बेसिकली मेन या मार्जिनल वर्कर है, उसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था कल्टीवेटर, दूसरा था एग्रीकल्चरल लेबर, कल्टीवेटर जो खुद खेती कर रहा है अपनी लैंड पे, एग्रीकल्चरल लेबर जो किसी दूसरे की लैंड के ऊपर एज अ लेबर काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मेनली सेकेंडरी सेक्टर से, एंड अदर वर्कर्स के अंदर हमारा टर्शरी, क्वाटनरी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब एक चार्ट भी दिया हुआ है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर 54.6% पीपल है। ठीक है, जिनमें से मेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फीमेल का कम है। फीमेल का तीनों ही सेक्टर्स में कम है, एक बार ये चार्ट देख लेना। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन से बेसिक सा हमें ये समझना है कि 54.6% जो है वो कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स है, 3.6% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, 41.6% अदर लेबर है जो ट्रेड, कॉमर्स, यानी कि वही हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम मेल फीमेल प्रोपोर्शन देखते हैं तो मेल हर फील्ड के अंदर वुमेन को आउट नंबर करता है। ठीक है, लेकिन रीसेंट ईयर के अंदर हम तो फीमेल यूजुअली प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, या तो वो खेती बाड़ी कर रही है या फिर एनिमल रियरिंग जो भी है उसके अंदर इन्वॉल्व है वो घर के काम में, लेकिन रीसेंट ईयर्स के अंदर हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंक्लूडेड है इंडिया के अंदर, स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेक्टोरल शिफ्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो हमें जो 2001 के अंदर 58.2% एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे वो घट के 54.6% हो गई है, तो हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रही है। तो वही सिंपल सा रीज़न होता है कि जब आप डेवलप्ड कंट्री की ओर सफ़र तय कर रहे होते हैं, मतलब अपनी
स्टेजेस होती है एक तरीके से। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो और डेवलप करती है तो लोग टर्शरी सेक्टर की तौर मूव करते हैं। तो हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से टू नॉन फार्म बेस्ड वंस, ठीक है। वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि फार्मिंग लैंड लिमिटेड है। अगेन वही रीज़न है, एक खेत है उसको 3 लोग भी कल्टीवेट कर सकते हैं, बट 5 को क्यों लगना? तो 2 लोग बेटर है किसी दूसरे फील्ड के अंदर नौकरी कर ले, 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रीज़ आ गई है, ठीक है। पहले तो एक हमारे पास इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं थी इंडिपेंडेंस से पहले, बट अब इंडस्ट्रीज़ आ गई है तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। सिमिलरली जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ग्रू हो रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी सेक्टर ग्रू हो रहा है, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर अपने आप जॉब बनती चले जाएगी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं कंपेयर टू नॉन फार्म सेक्टर्स। तो लोग अपनी इस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस को छोड़ के दूसरे फील्ड्स के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैप के अंदर 2 ही क्वेश्चन थे कि आपको हाईएस्ट डेंसिटी हमारी यूपी के अंदर है एंड लोएस्ट हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आई थिंक 17 अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमने करना था। स्टेट की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है, लेकिन स्टेट का ही हमें बताना था मैप में, तो वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। फटाफट से समराइज़ कर देती हूँ। चैप्टर के अंदर हमने पीपल को पढ़ना था कि जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, वो उसकी ओरिजिनल वेल्थ होते हैं, एसेट होते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉपुलेशन लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, वाटर हो गया, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, एंड काफ़ी सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने डेंसिटी को डिस्कस किया कि डेंसिटी क्या होती है। फिर 2 और तरीके की, एक थी फिजियोलॉजिकल और एक एग्रीकल्चरल डेंसिटी, उनके फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 3 फैक्टर्स होते हैं, CBR, CDR एंड माइग्रेशन, ठीक है। अब हमने 4 फेजेस को डिस्कस किया। पहला फेज़ था 1901 से 1921 तक। पहले फेज़ के अंदर जो ग्रोथ थी वो या तो स्टेबल थी या वो नेगेटिव चली गई थी, क्योंकि बर्थ रेट हाई था, लोग इलिटरेट थे, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं थी, खाने की तंगी थी, एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड फेज तक आते आते पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज बर्थ रेट अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी और हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था, ठीक है। थर्ड फेज़ के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और डेथ रेट और भी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। फोर्थ फेज़ तक आते आते अब धीरे धीरे जो प्रेजेंट तक चल रहा है, धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि बर्थ रेट भी कम हो रहा है, लोग थोड़े थोड़े जैसे अवेयर अबाउट हो रहे हैं। बट आई थिंक देयर इज़ वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो भी हिंदू फैमिलीज़ है, एंड ये फैक्ट है कि वो पहले 2 बच्चे करती थी, अब वो 1 ही करने लगे हैं। लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर रही है, एंड आई थिंक इसके लेकर लॉज ज़रूर आने चाहिए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जस्टिफाइबल तरीके से लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद हमने रीजन वाइज थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस थी उसके एग्जांपल पढ़े। उसके बाद एक मेन टॉपिक था अडल्ट, ठीक है। हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं एंड इसको काउंटर करने के लिए एक नेशनल यूथ पॉलिसी को पढ़ा एंड देन एक स्किल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक में हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन आता है। 4 सब पार्ट है। पहले के अंदर हमने रूरल और अर्बन एरियाज़ का डिफरेंस पढ़ा, दूसरे के अंदर हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, तीसरे के अंदर हमने रिलीजन कंपोजिशन को पढ़ा, एंड फोर्थ के अंदर हमने वर्किंग पॉपुलेशन को पढ़ा कि उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद मेल फीमेल के अंदर क्या क्या है, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमें सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है वर्कर्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।